हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स के साथ। पहला ही प्रॉब्लम आप लिखिए PCl5 रिएक्शन वाला। ठीक है, PCl5 जो डिसोसिएट होता है वो रिएक्शन के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो PCl5 ये है गैसियस फेज में, दिस इज डिसोसिएटिंग, दिस डिसोसिएट्स इनटू इसमें PCl3 अगेन गैसियस फेज एंड क्लोरीन गैस में तो होता ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 6 मोल ईच 6 mole of PCl5 is taken. 6 mole of PCl5 is taken at temperature 27 degree centigrade and T is equal to 0, यानी इक्विलिब्रियम में अटेंड नहीं किया है, एक रिएक्शन वेसल है और उसमें आपने क्या लिया है 6 मोल ऑफ PCl5 आपने लिया है। नाउ दिस डिसोसिएट्स, ये डिसोसिएट करता है, ये डिसोसिएट करता है कितने 2 moles of PCl3 and 2 moles of chlorine। 2 moles of PCl3 and 2 moles of chlorine में ये क्या करता है, डिसोसिएट करता है। ओके, सो फाइंड आउट द Kp Kc। ओके, सो Kp एंड Kc पता करना है आपको। टेम्परेचर इज गिवन एज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वेसल इज 2 लीटर है। क्या क्या है, दिस इज द इनिशियल दैट T इज इक्वल टू 0 पे क्या है आपको PCl5 6 मोल था आपके रिएक्शन वेसल में। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो क्या है, एट इक्विलिब्रियम व्हाट वी हैव दिस इज 2 मोल्स ईच, दो मोल हमारे पास हैं ये दोनों। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, Kp एंड Kc पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे पूछ रहा है। आपको याद हो मैंने क्या बताया था कि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में बस 2 ही टाइम की बात करते हैं, या तो टाइम T इज इक्वल टू 0 यानी कि रिएक्शन शुरू होने से पहले शुरू होने वाला है, एंड जब रिएक्शन पहुंच गया है इक्विलिब्रियम पे तो आप देखोगे कि हमें रिएक्शन जब शुरू हो रहा था तब का इंफॉर्मेशन गिवन है और जब रिएक्शन पहुंच गया तब का इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, सो फॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज K वैल्यू, Kc वैल्यू। ओके, Kc, व्हाट इज Kc, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and what is that, this is the equilibrium constant in terms of concentration। तो आपको exactly पता क्या होना चाहिए, Kc का एक्सप्रेशन इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखिए सारे लोग। कैसे लिखेंगे, concentration of PCl3 concentration of chlorine divided by concentration of PCl5। अगर किसी तरीके से मुझे कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, Kc का एक्सप्रेशन और वैल्यू वहां से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ना क्या हो रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू एट T इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, 0 एंड 0, करेक्ट। T इज इक्वल टू 0 पे PCl3 एंड Cl2 तो वेसल में था ही नहीं। उसके बाद क्या पता चला आपका कि 2 मोल PCl3 एंड 2 मोल क्लोरीन बना है। मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल PCl5 1 मोल PCl3 दे सकता है, तो 2 मोल PCl3 कैसे, कितने मोल्स ऑफ PCl3 से मिलके बनेगा, 2 मोल्स ऑफ PCl5 से बनेगा, करेक्ट। 2 मोल्स ऑफ PCl5 से ही 2 मोल्स ऑफ PCl3 एंड क्या होगा, Cl2 बनेगा। यानी कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो 2 मोल ऑफ PCl5 आपका खर्च हो गया, यानी कि इस जो 6 मोल्स जो हमारे इनिशियल लिए थे इसमें से आपका 2 मोल खर्च हो गया। बचा कितना है इक्विलिब्रियम पे, 4 मोल बचा है। सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 2। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चल गई है। अब क्या पता करना है, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। कॉन्सेंट्रेशन क्या कैसे पता करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए डिवाइड करेंगे सबको, किससे, वॉल्यूम से। व्हाट इज वॉल्यूम, वी हैव 2Q, नंबर ऑफ मोल्स या मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे 4/2 कर दिया, 2/2 कर दिया एंड 2/2 कर दिया। This is now we have concentration in our hand. We can put the values and get the answer. What is that, PCl3 1, chlorine 1 divided by PCl5 4/2, that is 2/1, that is 2/1. So what we are getting, 1/2 mole per liter as what is this, this is the Kc वैल्यू। ठीक है, आप यहां से अपने Kc वैल्यू निकाल लिया है। ओके, अब क्या कर सकते हैं बताइए,
यहां से आप Kp भी निकाल सकते हैं। Kp का एक फॉर्मूला हुआ करता था, Kp इज इक्वल टू क्या था, Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, डेल्टा Ng बताइए कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1। सो डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो Kc की वैल्यू क्या हो, Kp की वैल्यू इज Kc मल्टीप्लाई विथ R into T। व्हाट डू वी हैव, R वैल्यू, Kc की वैल्यू है 1/2 इनटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.08 हो जाएगी, करेक्ट। 0.0821 है तो लेट्स राइट इस 1 बाय क्या हो जाएगा बताइए, 1/12 लिखते हैं, बड़ा ही अच्छा तरीका लिखने का। टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताइए, टेम्परेचर गिवन इज 27 डिग्री। सो व्हाट इज दिस 273 प्लस 27 क्या हो जाएगा बताइए, 300। सो दिस पार्टिकुलर वैल्यू Kp आपका क्या आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। और ATM में आने के बाद आप इसको सिंपल बेसिक है कैलकुलेट कीजिए, आपका ATM में वैल्यू आ गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या एक प्रोसेस आपको मैंने बताया था, क्या प्रोसेस बताया था, इसको मिटा दूं, इसको हटा दूं, यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, क्या प्रोसेस था बताइए, प्रोसेस था दिस इज नंबर ऑफ मोल्स at equilibrium, this is the number of moles. Step number 3, find out mole fraction. So total number of moles निकालिए, total number of moles कैसे निकलेगा, यहां से क्या है, total number of moles निकालिए, 4 plus 2 that is equal to कितना हो गया, 8। This is the total number of moles at equilibrium। mole fraction निकालेंगे, this is 4 divided by total number of moles 8, that is 1/2, 2/8 that is 1/4, 2/8 that is 1/4। ये क्या निकाला है अभी हमने, ये हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है, ये क्या निकाला है, मोल फ्रैक्शन निकाला है। ठीक है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। उसके बाद क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद टोटल प्रेशर। कहां से निकलेगा टोटल प्रेशर, टेम्परेचर गिवन, volume given, number of moles total given, using PV is equal to nRT, PV is equal to nRT क्या हो जाएगा, nRT divided by V। so what is n, n की वैल्यू 8 है, 1/12 है, 300 है, डिवाइड कर दिया 2 से, यू कैन गेट क्या, P की वैल्यू। सो पार्शियल प्रेशर क्या निकलेगा, 1/2 इंटू P टोटल, 1/4 इंटू P टोटल एंड 1/4 इंटू P टोटल। सो व्हाट इज Kp, Kp क्या होगा बताइए, Kp क्या होता है, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई विद पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 divided by partial pressure of PCl5। okay, so put all these values and get the answer। so what you are getting, you will be getting something like let me write the answer, this is 1/4 multiply with 1/4 into P square divided by 1/2, correct, सही है क्या, okay। so क्या हो जाएगा, this is यहाँ 1 2 से 1 2 का 4 काट दिया, सो यू विल बी गेटिंग दिस इज P ना, सो 1 P से स्क्वायर कटा, सो P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, 4 into 2 8, करेक्ट, P/8 आ जाएगा। सो अगर आप वैल्यूज पुट करो तो क्या देखो ये दोनों बराबर हो जा रहा है, वैल्यूज पुट करके बता दो आपको मैं। P की वैल्यू देखिए कहां से आएगी, यहां से आएगी nRT, नंबर ऑफ मोल्स n के 8 है, 8/8 इनटू और वैल्यूज देखते हैं, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, कैलकुलेशन सही आ रहा है, देख लीजिए एक बार, सारे कैलकुलेशन क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड की उसके बाद क्या है, 1/12 इनटू क्या है बताइए, 1/12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है और क्या है 3 है, ओके 300 डालते हैं। सो ये 8/8 कैंसिल है, सो 300/24, 300/24। सो दोनों तरीका है, दोनों तरीका से एक ही आंसर आना है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी 300/24, यहाँ भी 300/24, तरीका सेम है, पर ये जो स्टेप है वो आपको पता चलना चाहिए। क्या, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम,
नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। स्टेप नंबर, अगला स्टेप कौन सा होगा? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। अगला स्टेप कौन सा होगा? फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर, फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर एंड पुट ऑल द पार्शियल प्रेशर इनटू केपी एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करने का ये जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? ओके गुड, इसे आप आराम से देखिए। फिर अगला प्रॉब्लम लिखिए सारे लोग। अगला प्रॉब्लम है, बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है। H2 plus I2 giving 2HI, H2 plus I2 giving 2HI. Initially 4 moles of I2 and 4 moles of H2 taken. Initially 4 moles of I2 and 4 moles of H2 taken in 3 liter vessel at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade, वेसल की वॉल्यूम 3 लीटर। 30% of H2 reacted 30% of H2 reacted to give HI. Find Kp and Kc. Find Kp and Kc. So प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपके पास H2 plus I2 गिवन है, ये रिएक्शन जा रहा है ऐसे 2HI at T is equal to 0। T is equal to 0 हमारे पास था क्या क्या? 4 मोल्स, दोनों के 4 मोल थे हमारे पास, 4 मोल्स ईच एंड दिस इज 0। तो ये रिएक्शन नहीं कर रहा था उस वक्त, तो 4 मोल्स ऑफ ईच ऑफ क्या है आपका H2 और I2 था और दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन में जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है उन्होंने बोला कि H2 का, हाइड्रोजन का 30%, हाइड्रोजन का जो मोल्स था उसका 30% रिएक्शन किया। तो व्हाट इज द 30% ऑफ 4? 30% 30 into 4 by 100, दिस इज द 30%। क्या हो जाएगा बताइए? 1.2 मोल, करेक्ट। सो 1.2 मोल आउट ऑफ दिस 4 मोल रिएक्टेड, सो 4 minus 1.2। अब देखिए 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल I2 के साथ रिएक्शन करता है, तो 1.2 मोल कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 1.2 के साथ करेगा, सो 4 minus 1.2। ओके, फिर से 1 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो 2 मोल ऑफ HI देता है। जब 1.2 मोल रिएक्शन करेगा तो कितने मोल ऑफ HI देगा? 2 into 1.2। बहुत ही अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे 4 minus 1.2 क्यों लिखा? दिस इज द वैल्यू ऑफ H2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेड कितना है वो नहीं, कितना प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। 4 था और 1.2 रिएक्शन कर लिया तो बचा कितना? 4 में से 1.2 को हटा दीजिए। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉरी दिस इज 2.8 and this is 2.4. This is the number of moles of particular species present at क्या? इक्विलिब्रियम। ओके, फिर उन्होंने बोला, क्या बोला कि बताइए क्या Kp बताइए एंड Kc बताइए। ओके, Kp बताने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर पता करना है। इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यहां से आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालिए एंड टोटल क्या हो जाएगा? 2.8 plus 2.8 plus 2.4। ठीक है, so this is what 0, okay, and this is what 9, not 9, 8, this is 7, correct? 7। ठीक है, सो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है टोटल। आप बोलोगे सर जी PV इक्वल टू nRT से टोटल प्रेशर निकालेंगे। यहाँ पे हम 2.8/7, 2.8/7 एंड 2.4, करेक्ट। इस तरीका से क्या निकाल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? 8 plus 8, 16 plus 4, 20, then sorry this is 8, really sorry this is 8। ओके, सो अब Kp और Kc निकालना है। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लेते हैं। दिस इज H2 plus I2 giving 2HI। व्हाट इज डेल्टा Ng? 2 minus 1 that is equal to 0, and what we know about delta Ng is equal to 0, that Kp is equal to Kc is equal to Kx is equal to Kn।
क्या ये हम जानते हैं कि जब डेल्टा एन से 0 होता है तो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं, फॉर्मूला जो बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उस आधार पे सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे क्या? जी हाँ, बराबर हो जाएंगे। अगर किसी तरीके से Kn निकाल लिया तो ये सारे निकल जाएंगे, हाँ जी हाँ निकल जाएंगे। Kn कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ये तो है मोल्स, इसके आगे का प्रोसेस करने का मन ही नहीं है मेरा। सो 2.4 टू द पावर 2 करेक्ट डिवाइडेड बाय 2.8 into 2.8 गेट दैट्स ऑल क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो आराम से, ये जो है दिस इज Kn, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kp, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kx। सारी वैल्यू सेम ही आने वाली है, अगर आपको मन है तो आप कैलकुलेट कर लो, सेम प्रोसेस। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन 2.8 by 8, 2.8 by 8, 2.4 by 8 मोल फ्रैक्शन and multiply with total pressure, you will get partial pressure. Correct? You will get partial pressure. Put in the value of Kp expression. Get that particular Kp value. Kc के लिए क्या लिखेंगे? 2.8 by the volume मैंने बताया था 3 लीटर ना? I think 3 लीटर. तो 2.8 by 3, 2.8 by 3, 2.4 by 3. वॉल्यूम फिर डालिए Kc के एक्सप्रेशन में और आपको मिल जाएगा Kc। सबकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो सेम होगी, ठीक है। पर यहाँ पे आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू Kp एंड Kc का सेम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सेम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है डेल्टा एन जी 1 + 1 - 1 दैट इज 1 आ रहा है, 0 नहीं है। तो Kp एंड Kc की वैल्यू जो है यहाँ पे डिफरेंट आएगी और यहाँ पे Kp, Kx, Kn सारे सबकी वैल्यूज क्या आएगी? सेम आएगी। ओके, प्रॉब्लम और क्या हो सकता है? समझ लीजिए, मान लीजिए प्रॉब्लम और कुछ पूछना चाहें तो बोलेगा कि आप क्या ग्राफ बना सकते हैं टाइम t = 0 से लेके जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा था तो इस पार्टिकुलर रिएक्शन का ग्राफ बना सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे जी हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए? तो हम बोले ठीक है आपने बोला है तो बनाते हैं। ये कोई ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो ओके लिखा यहाँ पे क्या? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज टाइम, ठीक है। अब ग्राफ में क्या क्या दिखाते हैं? इनिशियली क्या था? 4 था। तो क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स टेक नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस टाइम का बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। NYV करेंगे कॉन्सेंट्रेशन आ जाए, वेरी सिंपल। या मान लीजिएगा वॉल्यूम 1 लीटर रहता तो क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाता? 4/1 4, 4/1 4, 2.8/1 2.8, तो कॉन्सेंट्रेशन वही रह जाता। तो कॉन्सेंट्रेशन भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने दिखाया दिस इज लेट अस टेक 1 2 3 4, ओके सो दिस इज 4 पॉइंट्स। ओके, अब क्या है? दिस पार्टिकुलर पॉइंट इज 4। अब बताइए कि यहाँ पे 2.8 कहां पे होगा? दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज आई थिंक 2.8 एंड दिस इज 2.4, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस पार्टिकुलर 2.8 एंड दिस पार्टिकुलर वैल्यू इज 2.4। ओके, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज है तो मुझे दिखाना भी है। ओके चलिए, दिस इज 2.4 वैल्यू, दिस इज 2.8 वैल्यू एंड दिस इज 2.8 एंड दिस इज 2.4। ओके, थोड़ा सा लेंथ जो है इसका जो स्ट्रेटनेस नहीं सही है, कोई बात नहीं, इसको आप मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जब टाइम t = 0 पे था तो हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन था 4 था, तो हाइड्रोजन शुरुआत यहां से किया। पर जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो इक्विलिब्रियम पहुंचने पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 2.8 हो गया। तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कैसा चला गया बताइए? ऐसे चला गया। फिर उन्होंने बोला किसका? आयोडीन का। आयोडीन का बोला 2.8, कहा 4 से 2.8, यानी कि आयोडीन भी सेम है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ H2 एंड I2। ओके, इसके बाद क्या बोला? HI की बात करते हैं। HI क्या है? 0 था तो HI यहाँ पे है, 0 पे है। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम पहुंचा 0 से कहां पहुंच गया? वो 2.4 चला गया। सो 0 से कहां चला जाएगा? वो 2.4 चला जाएगा, यानी कि समवेयर यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। और जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया है तो इन लोगों की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट हो गई है। HI का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया है 2.4 पे एंड I2 प्लस हाइड्रोजन का जो वैल्यू है कांस्टेंट हो गया है 2.8।
तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम लिखिए, पहले तो इसे नोट कीजिए, फिर अगला प्रॉब्लम आप लिखिए आराम से। हाँ, इसे मैं हटा दूं। चलिए अगला प्रॉब्लम लिखा जाए। हाँ, वो सेम रिएक्शन है, PCl5 वाला रिएक्शन है, उसी पे ही अगला प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार के प्रॉब्लम जो करा रहा हूँ समवट ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपके पूछे जाते हैं, हल्का से इधर उधर पूछा जाता है। क्या कभी मैं Kp की बात करूंगा तो वो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन में कराऊं तो Kp की बात कर सकता है। तो हम दोनों प्रकार के प्रॉब्लम्स यहाँ पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए PCl5 giving PCl3 and Cl2. 5 moles of PCl5 present in a 5 liter vessel initially. 5 moles of PCl5 present in a 5 liter vessel initially. If Kc of the reaction is 0.5 mole per liter, if Kc of the reaction is 0.5 mole per liter, find the concentration at equilibrium. Find the concentration at equilibrium. तो क्या है आपके पास प्रॉब्लम है PCl5, ये क्या है PCl5 क्या है, रिएक्शन में गया and this is giving PCl3 plus Cl2. Again you can see this is all our gas, gaseous mixture है, कोई दिक्कत नहीं है। And what Kc given, Kc is given as 0.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सो Kc गिवन है आपको और पूछ क्या रहा है, दिस इज आस्किंग दिस व्हाट दिस वैल्यू इज गिवन 5 मोल, करेक्ट। 5 मोल गिवन है 5 लीटर में, सो दिस इज 5 मोल एंड वेसल वॉल्यूम इज 5 लीटर। ओके, क्वेश्चन पूछा है जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, जब वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 Cl2 एंड आपका PCl3 क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट आस्किंग इन द प्रॉब्लम। ओके, सो सिंपल सी बात है, 5 में से x रिएक्शन कर लेगा। लेट अस अज्यूम x मोल ऑफ PCl5 रिएक्शन कर लिया। ओके, अज्यूम करते हैं कि x मोल क्या है, PCl5 रिएक्शन कर लिया। तो जब x मोल रिएक्शन करेगा, 1 मोल रिएक्शन करता है तो 1 मोल बनाता है, x मोल रिएक्शन करेगा तो x मोल ऑफ PCl3 बनाया एंड x मोल ऑफ Cl2 बनाया। ओके, नाउ अगला क्या है, Kc गिवन है तो Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके लिए हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन में बदलिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। पुट इन द Kc एक्सप्रेशन, Kc इज इक्वल टू क्या होता है, x by 5 multiply with x by 5 divided by 5 minus x by 5 that is equal to 0.5, करेक्ट। सो 1 5 से 1 5 गया एंड व्हाट वी आर गेटिंग x स्क्वायर। ठीक है, इस 5 से सॉरी नॉट ये वो आ जाएगा, करेक्ट। सो x स्क्वायर बाय 5 माइनस x, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इनटू 5, करेक्ट, इनटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.5। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बंदा यहाँ पे आ गया, सो 2.5 इंटू 5 माइनस एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2.5x, करेक्ट, 2.5x माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0। हो सकता है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें नेगेटिव रूट भी आ सके। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, x की वैल्यू को आप डिफरेंट ले सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी आपको क्या है, Kc की वैल्यू गिवन होती है, Kc की वैल्यू गिवन होती है और आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाता है। दिस इज द प्रोसेस आपका ये है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रोसेस आपका ये है, इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो। इसके बाद कभी कभी क्या है कि आपको पार्शियल प्रेशर, याद है कैल्शियम कार्बोनेट वाली बातें हमने करी थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, करेक्ट, याद है आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। जब Kp वहां पे गिवन है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी आपका गिवन है CO2 का, तो उस तरीके से भी आगे आपको मैं बताऊंगा, उस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, आप कभी कभी रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या है, रिएक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो।
रिएक्शन का एक्सटेंट कैन बी प्रेडिक्टेड। कैसे? यूजिंग के। कैसे कर सकते हैं बताइए? रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या है, अगर आपका के की वैल्यू, दिस इज लेट्स से के की वैल्यू, के की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, लेट्स से सिंपल रिएक्शन ए टू बी, ए टू बी है, तो के क्या दिखाता है, के की लेट्स से केसी की बात कीजिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन, यही तो होता है के। अब मान लीजिए के की वैल्यू बहुत ज्यादा है या केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका क्या मतलब है, ये कैसे आएगा, अगर इसको लाना है, इस केसी को बहुत ज्यादा वैल्यू लाना है तो कैसे संभव है, या तो आप ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दीजिए, न्यूमरेटर वैल्यू को बहुत ज्यादा कर दीजिए एंड ए की वैल्यू को बहुत कम कर दीजिए, करेक्ट। तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, केसी की वैल्यू होगी एंड दैट इज वेरी हाई। और अगर ऐसी बात है तो क्या है, वेरी हाई, बहुत हाई, दैट मीन्स कि B की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इट मीन्स B इज ए प्रोडक्ट, इट मीन्स कि B को फेवर करेगा क्या, जब K की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सो क्या है, फेवर्स प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा गिवन है इन द प्रॉब्लम, इट मींस वो पार्टिकुलर रिएक्शन की तरफ बढ़ना चाहता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ना चाहता है, यानी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना चाहता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। या आप ये समझ लें कि 80 to 90% प्रोडक्ट बनाना होगा, सम 10% क्या है, 10% 5% आपका रिएक्टेंट बचा होगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर K की वैल्यू, दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा जरूरी नहीं है, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज ऐसा माना गया, दिस इज सम, कुछ पॉइंट होना चाहिए, कुछ पॉइंट तो होना चाहिए ना समझने के लिए। सो अगर K की वैल्यू 10 to the power 3 से ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, 10 to the power 6 हो गई, 10 to the power 20 हो गई, तो क्या समझ लीजिए आप, इसका ये मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट बी ही बन रहा है, ए का जो वैल्यू है बहुत ही कम हो गया है, और एक्सप्रेशन में आप चाहो तो ए को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी रिएक्टेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या है इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर आपका के की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गई है, अराउंड 10 to the power 6 है, 8 है, 10 है, 10 to the power 10 है के की वैल्यू, इसका ये मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सिंस ये इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, कुछ 1%, 2%, 3% रिएक्टेंट होंगे, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, 99 की तुलना में 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नेग्लेक्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, चिंता मत कीजिए, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा। जब आपका एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो इस वाले कम वाले को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, अच्छी बात है। सिमिलरली अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कम है, 10 to the power -3 से कम है, तो क्या है, कम होने के लिए क्या चाहिए, ए की वैल्यू को बहुत ज्यादा, डिनोमिनेटर वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा चाहिए। जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या है, केसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, या न्यूमरेटर बहुत कम हो जाएगा तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इट मींस ये क्या है, वेरी लो वैल्यू ऑफ के, ये क्या फेवर करता है, दिस फेवर्स रिएक्टेंट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि आपका प्रोडक्ट है ज्यादा नहीं बनेगा, आपका जो रिएक्शन है अनरिएक्टेड, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स है वो अनरिएक्टेड ही रह गए हैं, करेक्ट। इसका ही मतलब है जब 10 to the power -3, इट मींस के की वैल्यू बहुत ज्यादा कम, के की वैल्यू बहुत ज्यादा कम कैसे हो सकती है, वो तो तभी होगी, मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पे, क्या है, के की वैल्यू बहुत कम तभी हो सकती है ना जब इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू बहुत कम हो जाए, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम तभी हो सकती है ना जब ये जो डिनोमिनेटर है बहुत ज्यादा, सिंपल सी बात है ना, 1/2, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या है, 0.5, 1/3 इसकी वैल्यू क्या है, 0.33 है, 1/4 इसकी वैल्यू क्या है, 0.25 है। जब हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते गए हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 0.5 से कम होके 0.3, कम होके 0.25 हो गई, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती चली गई। सेम है, अगर आप क्या है डिनोमिनेटर को बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि क्या है, जब ये जो के की वैल्यू कम हो रही है, इसका क्या मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
एट इक्विलिब्रियम बहुत कम है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, रिएक्शन फेवर कर रहा है क्या किसको, रिएक्टेंट को, यानी कि रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होना चाहता है, रिएक्शन क्या है अनरिएक्टेड जैसा दिख रहा है। अनरिएक्टेड मतलब रिएक्टेंट क्या है आपका रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या फेवर करता है, पीछे की तरफ फेवर करता है। ओके, अब प्रॉब्लम कैसे आएंगे ये देखिए, इसके प्रॉब्लम टिपिकल प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए कोई ए है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है, मान लीजिए कोई ऑक्साइड ए हो, ओके, रिएक्शन बैलेंस कर दूं आपके लिए, ओके। सो मान लीजिए कोई बी है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए BO2। तीसरा कोई सी है, कोई एलिमेंट सी है, वो रिएक्शन करके बना रहा है ऑक्सीजन के साथ सम CO। ये तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं, इनकी के वैल्यू गिवन है, सारे इक्विलिब्रियम पे हैं, इसकी के वैल्यू गिवन है। लेट्स टेक दिस के 10 दिया है, दिस इज के इज मान लीजिए कि 10 टू द पावर -8 दे दिया है, एंड दिस के वैल्यू इज 10 टू द पावर 6 दे दिया है, करेक्ट। ये रिएक्शन है। अब आपसे पूछ रहा है दिस ऑल आर ऑक्साइड्स, तीनों के तीनों ऑक्साइड्स हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इन तीनों रिएक्शन में, इन तीनों ऑक्साइड्स में सबसे स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है। सबसे स्टेबल ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि वो ऑक्साइड क्या है, वो ऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बन रहा है। स्टेबल मतलब क्या है, स्टेबल वही हमेशा रिएक्शन किसको फेवर करता है, स्टेबल को फॉर्म करता है। जो स्टेबल है वही आपका प्रोडक्ट के रूप में दिखेगा और उसी की तरफ आपका रिएक्शन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम उसी की तरफ बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, वही ऑक्साइड जो जिसकी तरफ रिएक्शन ज्यादा बढ़ रहा होगा उसी की तरफ क्या है, वही जो ऑक्साइड है वो स्टेबल होगा। आपका काम ये देखना है कि इन तीनों में ऑल ऑक्साइड्स आर इन प्रोडक्ट, करेक्ट। सारे के सारे ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट की तरफ दिख रहे हैं, सारे के सारे ऑक्साइड प्रोडक्ट की तरफ हैं। अगर जो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा बढ़ रहा होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म कर रहा होगा, जो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म तभी कर रहा है जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट जब स्टेबल हो तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट जब अनस्टेबल हो तो रिएक्शन बैकवर्ड चढ़ाना पसंद करेगा। तो यानी कि आपका काम है कि ऐसे रिएक्शन को ढूंढिए जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा फॉर्म हो रहा हो। और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कैसे पता करते हैं, के वैल्यू बता सकता है हमें कि अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, के की वैल्यू बहुत कम तो के बहुत कम हो रहा होगा। तो पता करते हैं के 10 है, रीजनेबली ओके, रिएक्शन आगे पीछे दोनों जगह जा रहा है। के की वैल्यू 10 टू द पावर -8 यानी बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है, यानी BO2 की जो संख्या होगी या BO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा बहुत कम होगा, BO2 बनना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड से क्या आ जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन के रूप में आना पसंद करेगा, ऑक्साइड अनस्टेबल है यहाँ पे। पर अगर आप ये देखो C और O2 का जो CO बना रहा है, जो थर्ड एलिमेंट C है हमारे पास, इसका K की वैल्यू 10 टू द पावर 6 है, यानी कि वो प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा बनना पसंद कर रहा है। K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, इट मींस जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, फेवर करती है प्रोडक्ट को, यानी कि जो आपका तीसरा जो ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है आउट ऑफ दिस थ्री, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, CO सबसे ज्यादा स्टेबल है, ओके। और क्या हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन कभी कभी याद रखिए, क्वेश्चन कभी कभी, मैं हर प्रकार के प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम में कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन दिया जा सकता है, क्या BO2 is in equilibrium with B plus O2 and 10 to the power +8। आपको मैंने बताया कि 10 टू द पावर +8 है, के की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और ये भी बताया कि प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बने तो क्या है, स्टेबल होगा। आप क्या करोगे, के की वैल्यू देखते हैं, आंसर लगाते हैं, यही करोगे, के की वैल्यू सबसे ज्यादा, आंसर टिक करके निकल लेंगे। तो आप देखोगे के की वैल्यू 10 है, के की वैल्यू 8 है, के की वैल्यू 6 है, सॉरी 10 टू द पावर 8 है, 10 टू द पावर 6 है, सबसे ज्यादा तो ये है, इसको टिक लगाया और -5 पाया। क्यों कि जब ये 10 टू द पावर 8 है, इसका क्या मतलब है कि
फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा फेवर कर रहा है। फॉरवर्ड में प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट भी तो देख लो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, B+O2 बन रहा है, यानी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट बहुत कम बनेगा। व्हाट इज द रिएक्टेंट? ऑक्साइड इज द रिएक्टेंट, यानी कि सारे के सारे ऑक्साइड क्या है, गायब हो जाएंगे, सारे के सारे ऑक्साइड B+O2 में बदल जाएंगे। अब यू डोंट हैव BO2 एज रिएक्टेंट, यानी कि BO2 यहां से भी दिख रहा है कि BO2 अनस्टेबल है, रिएक्शन यहां भी फॉरवर्ड जा रहा है। आपने देखा मैंने क्या चेंज किया, मैंने साइन चेंज किया, -8 से 8 किया और रिएक्शन को बदला। ये आपको याद हो पिछले वाले लेक्चर से कि रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो 1/k आ जाता है। सो 10⁸ डिवाइडेड 1/10⁸ इज 10⁻⁻8। तो मैंने रिएक्शन चेंज किया, रिएक्शन को रिवर्स किया और सिंपल प्लस ला दिया। तो कभी कभी आपको इस 3 में एक ऐसा रिएक्शन रिवर्स करके गिवन होगा और उसका BO2 आपके रिएक्टेंट साइड में होगा। सिंपल सी बात है, अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा बनाएगा, K की वैल्यू बहुत कम रिएक्टेंट बनाएगा। अगर 10⁻⁻8 होता तो रिएक्टेंट को फेवर करता। रिएक्टेंट क्या है, BO2 है, BO2 सबसे ज्यादा बनाता, उस केस में BO2 शुड बी योर आंसर, पर यहां पे BO2 तो बन ही नहीं रहा है। क्लियर है क्या? तो आप K से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, K से कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल है कि नहीं, ये सारी बातें आप K की वैल्यू से बता सकते हो। ओके, सो हमने सीखा कि अगर K की वैल्यू गिवन हो तो आप क्या क्या कर सकते हो K की वैल्यू के साथ। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो K कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे, ऐसे चीजों को देखा। अब डिपेंड किस पे करता है K की वैल्यू, उसको देखते हैं। तो K की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। तो क्या है, K की वैल्यू डिपेंड्स ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। K वैल्यू, करेक्ट, K वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड, ना ही ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, ना ही ये प्रेशर पे डिपेंड करेगी। कैटलिस्ट के प्रभाव भी इस पे नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का प्रभाव नहीं होता है। मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आगे पीछे चलेगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है, जो पोजीशन है, वो आगे चला जाएगा, वो पीछे चला जाएगा अगर आपने वॉल्यूम बदल दिया या आपने क्या प्रेशर बदल दिया। पर जो पार्टिकुलर वैल्यू है वो एक ही जगह पे रहती है। ये पिछले लेक्चर मैंने रिपीट करी थी, इस लेक्चर में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि K की वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। K की वैल्यू को वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सारे आपके इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक। सो ये डिपेंडेंस को बताने का एक तरीका क्या है, log of K2/K1 is equal to delta H. This is the enthalpy of reaction, delta H, enthalpy of reaction, K2 and K1. This K2 is the equilibrium constant at temperature T2. K1 equilibrium constant at temperature T1. ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज बदल सकती है तब जब आप टेम्परेचर बदल पाओ, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदल सकती है। तो मैंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल सकती है, तो एट टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1, एट टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2, यानी कि तो टू डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ रही है अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। Okay, so what is delta H? Delta H is enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction. Okay, and what is this? Delta H is negative जब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ये सबको पता है ना। Similarly, this is positive जब आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। ये बेसिक चीजें जो सबको पता होती। चलिए अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता है कि हम डेल्टा H के आधार पे, आपको पता है कि डेल्टा H जो होता है पॉजिटिव होता है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। डेल्टा H पॉजिटिव, आई थिंक रॉन्ग, सॉरी, रियली सॉरी, दिस इज रॉन्ग, रियली सॉरी।
डेल्टा एच पॉजिटिव होता है जब एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है जब एक्सोथर्मिक होता है। रियली सॉरी फॉर दैट। डेल्टा एच की वैल्यू जो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। फिर से आप लोग नोट कर लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिए। डेल्टा एच दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है किसके लिए, आपके एंडोथर्मिक के लिए, और नेगेटिव होती है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। चीजें जो है आराम से डिस्कस की जाती है, थर्मोडायनेमिक्स में कोई चिंता नहीं है, बट समझ लीजिए। डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। अब देखिए इस पार्टिकुलर टेम्परेचर के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। कैसे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अभी हमने देखा ना, उसी तरीके से यहां से बता सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिक चीज आपको पता है। अब मान लीजिए टेम्परेचर आपने क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर इंक्रीज किया क्या मतलब है, T1 से शुरू किया, T2 पे पहुंचे और T2 को बढ़ा दिया, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, सो अगर आप बात कर रहे हैं किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन की, किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन की, व्हाट डज इट मीन, इट मींस डेल्टा एच इज व्हाट, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, ओके। सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू T2, this is greater than T1, it means this fraction is less than this one, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, this is करेक्ट। यहां से देख लीजिए, मैंने यहां लिख भी रखा है कि T2 क्या है, T2 की वैल्यू है T1 से ज्यादा है, 4 की वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो क्या है 1/T2 is less than 1/T1, it means 1/4 is less than 1/3, करेक्ट। सो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, इट मींस दैट मींस K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 is greater than K1। तो हमने रिलेशन निकाला कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, K की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। इनिशियली K1, फाइनली K2, और K2 बढ़ गया है, K1 से ज्यादा है, तो K की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई है। तो अगर आप किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का T वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, K वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, और जब K वैल्यू इंक्रीज करती है तो क्या समझ में आता है कि रिएक्शन अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को फेवर करेगा। क्लियर है क्या? फिर से जब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, T की वैल्यू आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या समझ में आया इस एक्सप्रेशन से, जब आप T इंक्रीज करते हो तो K भी इंक्रीज होता है, और क्या होता है, रिएक्शन फेवर करता है प्रोडक्ट की तरफ। K की वैल्यू इंक्रीज मतलब रिएक्शन फेवर किया प्रोडक्ट को। सिमिलरली अगर आप बात किए किसकी, एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव कर दिया हमने, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, T2 माइनस T1, ये बंदा अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, करेक्ट, ये बंदा पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये बंदा नेगेटिव होगा, इसका क्या मतलब है कि K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका क्या मतलब है कि जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो K की वैल्यू कम हो गई, K की वैल्यू कम हो गई, K की वैल्यू पीछे चली गई है। K की वैल्यू क्या थी, मान लीजिए 1 थी, 1 से 10⁻³ हो गई है, यानी कि अब पहले क्या था, पहले रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, अब क्या है कि K की वैल्यू कम होने के कारण A को यानी कि रिएक्टेंट को ज्यादा फेवर करेगी, यानी प्रोडक्ट से दूर चली जाएगी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगा। यानी कि जब आप किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है, जब आप किसी एंडोथर्मिक के रिएक्शन को टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल, करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इस पार्टिकुलर टेम्परेचर के बेसिस पे बता सकते हो। फिर से बता दें कि टेम्परेचर आपका जो K वैल्यू दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हो तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और आपको पता है कि K वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, K वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंट बनेगा, और ये K वैल्यू को ही चेंज करना शुरू करता है, तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एक्सटेंट बदलना शुरू करता है।
ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए एक दो प्रॉब्लम और बनाते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। तो दो तीन प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम लिखा जाए। A mole of PCl5, A mole of PCl5, A mole of PCl5 undergo thermal dissociation as A mole of PCl5 undergo thermal dissociation, PCl5 gas like this, PCl3 and Cl2. So A mole of PCl5 undergo thermal dissociation as this reaction. The mole fraction of PCl5, sorry, the mole fraction of PCl3, the mole fraction of PCl3 at equilibrium, the mole fraction of PCl3 at equilibrium is 0.25, and the total pressure is 2 atm. Total pressure is 2 atm. Find the partial pressure of chlorine. Find the partial pressure of chlorine gas at equilibrium. Partial pressure of chlorine gas at equilibrium. So P total is given as 2 atm, correct? Okay. So start करते हैं at t is equal to 0. क्या होगा? A 0 0, correct? At t is equal to इक्विलिब्रियम की बात करें तो t इक्विलिब्रियम में क्या होगा? लेट अस टेक a माइनस x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? a माइनस x प्लस x जो a प्लस x, करेक्ट? दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ओके, सो देन व्हाट? t मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? a माइनस x बाई a प्लस x। दिस इज गिवन, what it is? This is given as 0.25, and what we know, mole fraction of this one is equal to mole fraction of this one, correct? This is x by a plus x, and this is also x by a plus x. Values has to be same. So दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बराबर हो जाएगा। दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना मोल इसका बना, जितना मोल उसका बना, और टोटल मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन बराबर है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द partial pressure of chlorine gas, partial pressure of chlorine gas. So this is mole fraction of chlorine gas into P total. Mole fraction is 0.25 given into P total क्या है? 2 atm. So what is this? 5.5 atm. Very simple. ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है the equilibrium constant for the reaction. The equilibrium constant for the reaction. Equilibrium constant for the reaction. H2 plus I2 giving 2HI. The equilibrium constant K is 64. K is 64. If the volume of the container is reduced, if the volume of the container is reduced to the 1/4 of the volume, 1/4 of the initial volume. If the volume of the container is reduced to 1/4 of initial volume, find the value of equilibrium constant or find the equilibrium concentration. Okay, कुछ भी बताना है आपको। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ओके, सो दिस इज, लेट्स टेक, क्या इन्होंने वैल्यू दी है? अगर इन्होंने वैल्यू नहीं दी है तो मान लीजिए क्या होगा? x मोल एट इक्विलिब्रियम, y मोल एट इक्विलिब्रियम एंड z मोल एट इक्विलिब्रियम। मैंने क्या माना? सीधा वैल्यू मान लिया, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू मान लिया। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करेक्ट? ओके, मैंने न्यू वैल्यू सम वैल्यूज मान लिया एट इक्विलिब्रियम।
t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मैंने वैल्यू मान लिया। सो के लेट अस टेक किसकी बात करते हैं, केसी की बात कर लें, केसी की बात कर लेते हैं। सो दिस इज क्या हो जाएगा, इजेड बाय वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, इजेड बाय वॉल्यूम टू द पावर 2, क्लियर है, डिवाइडेड बाय x बाय 2, सॉरी x बाय v एंड y बाय v, एंड दिस इज इक्वल टू 64। सो क्या है, v कैंसिल हो गया, z स्क्वायर्ड बाय xy इज द 64, ठीक है। नाउ व्हाट दे डिड, दे पुट v बाय 4 दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, उन्होंने वॉल्यूम बदल दिया, वॉल्यूम को 4 टाइम क्या किया उन्होंने, वॉल्यूम को क्या किया बताइए, रिड्यूस टू फोर्थ, करेक्ट। सो v बाय 4 कर दिया। सो kc न्यू क्या हो जाएगा बताइए, kc न्यू हो जाएगा बताइए, z बाय 4v स्क्वायर, x बाय 4v एंड y बाय 4v, करेक्ट, y बाय 4v, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा बताइए, 4v यहाँ 4 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, अगेन z स्क्वायर बाय xy आ रहा है, दैट इज व्हाट this value, can you find out this value is equal to this one, this is also 64। so जब आपने क्या किया है, वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, तो k की वैल्यू क्या हुई है, नहीं बदली है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि k की जो वैल्यू है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो क्या होगा, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और आपका k की वैल्यू फिर से सेम हो जाएगी कांस्टेंट से, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि k की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती है। ओके, अगला प्रॉब्लम, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन is taken as 3 moles each in 1 liter vessel, 3 moles each in 1 liter vessel, 50% of hydrogen reacted, 50% of hydrogen reacted to form ammonia, Draw the graph of concentration versus time for t is equal to 0 to t is equal to equilibrium for all the species। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, ऑल द स्पेसिस का, एट t is equal to 0 से इंफिनिटी तक का, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, प्रॉब्लम है नाइट्रोजन है प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहा है। इनिशियली क्या था, 3 मोल्स ईच टेकन, t is equal to 0, ओके, t is equal to 0 पे था। एट t is equal to इक्विलिब्रियम पे हम जब पहुंचे 50% ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट किया। सो व्हाट इज द 50% ऑफ 3, 1.5। सो 1.5 रिएक्शन किया, 3 रिएक्शन करता है तो बनाता है 2, 3 का आधा रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 2 का आधा। तो क्या है 2 का आधा, बताइए जल्दी, 1, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, तो 1.5 रिएक्शन करेगा 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से। सो बचेगा कितना, 3 माइनस 0.5। So at equilibrium we have 2.5 mole of nitrogen, 1.5 mole of hydrogen and 1 mole of ammonia, 1 mole of ammonia, okay। अब हम क्या कर सकते हैं, concentration निकाल सकते हैं। concentration कैसे निकलेगा, given number of moles divided by volume, so 2.5 divided by 1, 2.5, 1.5 and 1, तो concentration भी पता चल गया। अगर चाहो तो आप Kc भी निकाल सकते हो, Kc क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 2.5। तो दिस इज द Kc की वैल्यू भी आ गई। पर पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपसे ग्राफ्स बनाया जाए, ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ कैसे कैसे बनाते हैं, 3 है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो यहाँ पे 3 आ गया। और क्या क्या वैल्यू है, 2.5 है, 1.5 है, सो दिस इज 1.5, दिस इज 2.5, दिस इज 2.5, दिस इज 1.5, ठीक है, एंड दिस इज 1,
दिस इज 1। चलिए शुरुआत करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनेगा? नाइट्रोजन 3 से पहुंच गया 2.5 पे, तो नाइट्रोजन कहां से 3 से पहुंच गया 2.5 पे। क्लियर है? हाइड्रोजन 3 से शुरू किया था, पहुंच गया 1.5 पे। हाइड्रोजन 3 से शुरू किया और पहुंच गया 1.5 पे। एंड व्हाट इज हैपनिंग विथ योर अमोनिया? अमोनिया 0 से प्रोडक्ट है, तो ये क्या 0 से शुरू किया और 1 पे पहुंच गया, तो ये क्या है इसी जगह पे ये 0 से शुरू किया और 1 पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया गया। तो दिस इज द ग्राफ, आप इस तरीके से बना सकते हो। दिस इज नाइट्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। ओके, एंड दिस इज वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पे आके वो क्या है इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। तो इक्विलिब्रियम की वैल्यूज हमें पता चल गई, तो हम चाहे तो इससे ग्राफ बना सकते हैं और चाहे तो ग्राफ से इस वैल्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने जो कुछ बेसिक चीज जानी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है और कुछ फैक्टर्स थे उसके बारे में जाना, कुछ प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप फिर से, इस प्रॉब्लम्स को फिर से आप बनाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपके नए लेक्चर में।